सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। एंड आज का वीडियो जो है वो जितने भी हमारे हिमाचली हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। कारण ये है कि आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा नंबर 118 के ऊपर। आपने 118 के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। अभी रिसेंटली 2025 में जब हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय भी 118 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स जो इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका काफी विरोध किया गया दूसरी पार्टी के द्वारा। लेकिन अब वो विरोध जायज था कि नहीं था, क्या इस कानून के अंदर चेंजेस हुए, क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट हुई, और ये जो हमारा कानून है जो बेसिकली हमारी हिमाचलियत को प्रोटेक्ट करता है, सेक्शन नंबर 118, जिसमें जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी बाहर का व्यक्ति हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता, ऐसा इसको समझा जाता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये सच है? क्या हिमाचल से बाहर का व्यक्ति सच में हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता, या इसके कोई एक्सेप्शंस है, कोई अपवाद हैं? तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं धारा नंबर 118 ऑफ द हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के ऊपर। और ये सेशन हमारा बहुत डिटेल में रहेगा बिकॉज हम पूरा कानून पढ़ेंगे, समझेंगे और क्या नई चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जितने भी हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अदरवाइज जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए भी आज का सेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 118 के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो लिखी गई हैं। क्योंकि 118 जैसे मैंने कहा कि हिमाचलियत से रिलेटेड है, हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, हमारे सोशल रिफॉर्म्स का ये कानून है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेक्शन नंबर 118 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या चेंजेस इसमें हुए, बदलाव इसमें हुए रिसेंटली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज कि देखिए, जनरली हमारे हिमाचल में एक रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उस व्यक्ति का एग्रीकल्चरिस्ट होना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति हिमाचल में जमीन जो है वो नहीं खरीद सकता। और इवन नॉन एग्रीकल्चरिस्ट भी हिमाचल का अगर है तो हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन इसके क्या अपवाद हैं, क्या सारे सिनेरियोज है, वो मैं आपको बताता हूं। तो प्रोविजन में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, इजी सेंस में इसको जो है हम लोग रिलेट करेंगे। तो कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, कस्टम, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और यूसेज, कि कोई भी प्रथा, कोई भी कानून, कोई भी अनुबंध, एग्रीमेंट जो है अगर पार्टीज के बीच में हुआ, उसके कारण से अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये प्रोविजन जो है नॉटविथस्टैंडिंग से चलता है। और कोई भी हमारी कानून की भाषा में कोई भी कानून अगर नॉटविथस्टैंडिंग से चलता हो तो वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज हम कहते हैं कि ये जो लॉ है ये बाकी सब चीजों के ऊपर जो है सुपरसीड करता है, ओवरराइड करता है। तो लिखता है कि नो ट्रांसफर ऑफ लैंड इंक्लूडिंग सेल, एग्जीक्यूशन, गिफ्ट, विल, एक्सचेंज, मॉर्गेज विद पोजेशन, क्रिएशन ऑफ टेनेंसी और इन एनी मैनर शैल बी वैलिड इन फेवर ऑफ अ नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। इसीलिए हमारे हिमाचल में जब किसी भी व्यक्ति को कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है तो आपसे एक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट जो है वो डिमांड किया जाता है, क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा है कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो प्रॉपर्टी हिमाचल में नहीं खरीद सकता। इसके बाद लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रांसफर ऑफ लैंड वर्ड आया उसमें क्या चीजें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। तो लिखता है कि ट्रांसफर बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस से अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल रही है, किसी के फादर की डेथ हो गई, बच्चों को प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई, तो वो यहां पे एक्सक्लूजन में रहेगा। ट्रांसफर बाय विल और गिफ्ट इन फेवर ऑफ द लीगल हायर्स। तो लीगल हायर्स के फेवर में अगर कोई विल या गिफ्ट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का किया जा रहा है, तो वो वैलिड रहेगा, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरा है कि ट्रांसफर बाय लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग इन अ म्युनिसिपल एरिया। तो म्युनिसिपल एरिया के अंदर अगर कोई लैंड बिल्डिंग है उसको जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके ऊपर सेक्शन नंबर 118 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होती है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट जो 2025 में इंसर्ट हुआ वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर ऑफ लीज और बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन अ रूरल एरिया। जो भी हमारे गांव हैं, गांव में भी अगर किसी व्यक्ति की कोई बिल्डिंग है या बिल्डिंग का कोई हिस्सा है, अगर वो उसको लीज के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहता है तो ये पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन वो लीज 10 साल से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर उसको एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंडेबल फर्दर फॉर द सेम पीरियड। इसका मतलब कि इनिशियली आप 10 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे सकते हो किसी भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को। और दूसरी चीज कि अगर वो 10 साल का पीरियड है, अगर उसको बढ़ाना है तो और 10 सालों तक उसको बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब टोटल में ये 20 साल तक के लिए मैक्सिमम जो है हो सकता है। 20 साल के लिए टोटल जो है मैक्सिमम ये
हो सकता है। तो अब ये जो चर्चा है कि 2025 में क्या बदलाव हुआ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी को लेके सबसे ज्यादा बवाल जो था वो मचा था कि जी अब हिमाचल में जो है, पहले तो सिर्फ अर्बन एरियाज में बाहर के लोग प्रॉपर्टी ले लेते थे, लेकिन अब रूरल एरियाज में भी बाहर के लोग जो है वो आ जाएंगे। तो यही वो चीज है जिसमें बताया गया कि कैसे प्रॉपर्टी ली जा सकती है। तो रूरल एरियाज में हिमाचल में अगर कोई बिल्डिंग लीज पे लेना चाहता है, वो जो है इस लॉ के अंदर 118 के अंदर अलाउ किया, लेकिन पीरियड जो है वो लीज का कितना रहा, 10 साल का, और उसको कितना और एक्सटेंड कर सकते हो, 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। नंबर 2 कि इस ट्रांसफर ऑफ लैंड में दो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कोई अरेंजमेंट अगर आपने किया कि किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को आपने अगर कंट्रोल दे दिया है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा और बेनामी ट्रांजैक्शंस जो है वो नहीं हो सकती। तो पावर ऑफ अटॉर्नी अरेंजमेंट्स टू गिव कंट्रोल टू द नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जब हमारे हिमाचल में एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको कृषि का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिला हुआ, तो उस व्यक्ति के फेवर में हम पावर ऑफ अटॉर्नी देके जो उसको कंट्रोल नहीं दे सकते। नंबर 2, कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अगर हुई है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे ट्रांसफर जो है वो परमिट हो सकते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हिमाचल का एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है लेकिन उसके फेवर में प्रॉपर्टी जो है वो हो सकती है, तो वो कौन से केसेस हैं, तो यहां पे एक्सेप्शंस आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लैंडलेस लेबरर, ऐसा व्यक्ति लेबरर जो है जिसके पास जमीन नहीं है, या लैंडलेस SC/ST पर्सन, विलेज आर्टिजन, लैंडलेस पर्सन कैरिंग अलाइड परसूट्स। तो अलाइड परसूट जैसे कोई लाइफ स्टॉक का काम करना है ना, कोई पशुपालन का काम करना, तो वो अलाइड परसूट्स में काउंट किया जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर डेफिनेशन में अलाइड परसूट जो है वो डिफाइन किया गया है। इसके बाद पर्सन वर्किंग इन HP एस्टेट फॉर हाउस और शॉप विद इन द एरिया लिमिट्स, है ना, तो जो भी कोई व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश में किसी का मकान है या किसी की दुकान है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो है अगर वो काम कर रहा है तो वो भी खरीद सकता है, लेकिन लिमिट्स जो हैं वो स्पेसिफाई की गई हैं। इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो हिमाचल प्रदेश में भूमि जो है वो ले सकती है। और जब नए जो बदलाव हुए 2025 में, उसमें इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने नई चीज इनकॉर्पोरेट कर दी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होंगे वो भी हिमाचल में जमीनें खरीद सकती हैं, लेकिन एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि सारे के सारे मेंबर्स जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट होने चाहिए। जो बायलॉज हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इट मस्ट रिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप टू द एग्रीकल्चरिस्ट ओनली, कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होगा वो एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो होना चाहिए। एनुअल डिक्लेरेशन जो है वो आपको मैंडेटरी है कि आपको हर 1 साल के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपके कौन से मेंबर्स हैं और वो एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं। और अगर आपने कोई भी ऐसी इस लॉ की वायलेशन करी तो जो लैंड है वो गवर्नमेंट के पास वेस्ट कर जाएगा। इसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो रिहैबिलिटेशन को लेके जो हमारा कानून है, उसके कारण से अगर कोई व्यक्ति जो है वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बन चुका है, इसका मतलब कि पहले वो एग्रीकल्चरिस्ट था लेकिन उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली अंडर द रीसेटलमेंट एक्ट, जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 2013 का, उसके अंदर, या फिर अगर किसी व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी है वो टेनेंसी के अंदर वेस्ट कर गई, टेनेंसी एक्ट के अंदर, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर, तो उस सिनेरियो में वो व्यक्ति जो है एग्रीकल्चरिस्ट अब नहीं रहा, तो उसको अगर कोई जमीन खरीदनी है तो वो ले सकता है, प्रोवाइडेड उसको प्रूफ जो है वो करना पड़ेगा। इसके बाद 2025 में सेक्शन नंबर 118 के क्लॉज नंबर G के अंदर जो एक नया बदलाव हुआ कि अगर आप कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो हिमाचल प्रदेश की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से परचेज करते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर आप परचेज करते हैं, हिमुडा जिसको हम कहते हैं, या फिर किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से परचेज करते हैं या किसी स्टैट्यूटरी हाउसिंग एजेंसी से परचेज करते हैं, तो आपको ये परचेज अलाउड है। इसी का मतलब है कि हिमाचल में जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फ्लैट्स बन रहे हैं अर्बन एरियाज में, हिमुडा जो फ्लैट्स बनाता है, वो फ्लैट्स बाहर के लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं, और ये जो उन्होंने परचेज किया वो आगे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पशन एक्सटेंड्स टू द सक्सेसिव परचेजर्स ऑल्सो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब कि अगर हिमाचल में कोई भी हिमुडा का फ्लैट है या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई फ्लैट अगर बनाया, तो वो फ्लैट जो है कोई भी व्यक्ति ले सकता है, अगर वो व्यक्ति एग्रीकल्चरिस्ट नहीं भी है तो भी परचेज कर सकता है, और वो व्यक्ति आगे भी उसको ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद परचेजिंग ऑफ फ्लैट और बिल्डिंग फ्रॉम रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स, तो अगर कोई भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है और उसका मैक्सिमम एरिया जो है वो 500 स्क्वायर मीटर के अंदर है, तो कोई भी व्यक्ति जो है, बाहर का भी व्यक्ति जो है, वो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है। इसका मतलब
अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लैट है जो रेरा रजिस्टर्ड है, 500 स्क्वायर मीटर के अंदर है, तो आप अपना फ्लैट किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हो जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, और ये एक्सेप्शन जो है ये सक्सेसिव परचेजर्स को भी अलाउ किया जाएगा। इसके बाद अगर और कोई भी सिनेरियो में कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हमारी राज्य सरकार से परमिशन लेके, जिसको हम कहते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि 118 की एप्लीकेशन व्यक्ति लगा रहा है, उसको लैंड परचेज करना है, 118 की परमिशन की बहुत बार बात होती है, तो उसी 118 की परमिशन को ध्यान में रखते हुए नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो स्टेट से परमिशन लेके जमीन खरीद सकते हैं। तो ये जो सिनेरियोज हैं ये आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कि 2025 में क्या क्या बदलाव जो थे वो इस बार हुए हैं। इसके बाद ये जो क्लॉज नंबर डबल डी से लेके क्लॉज नंबर एच तक के जितने भी मैटर्स यहां पे आए, जैसे क्लॉज नंबर डबल डी में आ गया था पर्सन वर्किंग इन एचपी एस्टेट फॉर हाउस और शॉप, तो ऐसे में लेके क्लॉज नंबर एच तक जितने भी प्रोविजंस मैंने आपको बताए, कोई भी व्यक्ति अगर लैंड इन क्लॉजेस के अंदर कारण से परचेज कर रहा है, तो अगर उसने 3 साल तक उस लैंड का यूज नहीं किया है, फॉर द नेक्स्ट 3 years ही हैज नॉट यूज दैट लैंड, तो वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट को वेस्ट कर जाएगा। लेकिन ये जो पीरियड है इसको 2 साल तक बढ़ाया जो है वो सकता है, अगर वो कोई रीजनेबल कारण बता दे कि प्रॉपर्टी को एक्वायर वो क्यों नहीं कर पाया। तो मैक्सिमम पीरियड जो है जो उसको दिया जाएगा दैट इज ओनली फॉर 5 years, और अगर वो 5 सालों तक लैंड को एक्वायर नहीं करता तो उसके ऊपर 5% की जो पेनल्टी है वो इंपोज की जाएगी एज पर द मार्केट वैल्यू पर एक्सटेंशन। और इसके साथ साथ जो लैंड है अगर वो नहीं यूज करता है, मिसयूज करता है, ट्रांसफर करता है, तो वापस वो लैंड जो है गवर्नमेंट के पास वेस्ट कर जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी इलीगल ट्रांसफर है, कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो एक्सेप्शंस के अंदर फॉल नहीं कर रहा था, ऐसा कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है वो इस ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करेंगे। केवल 2 सिनेरियोज में ये अलाउड है, अगर लीज ऑफ द बिल्डिंग है म्युनिसिपल या रूरल एरियाज के अंदर और 10 सालों से कम की लीज है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 2025 में रूरल एरियाज के अंदर भी लीज जो है वो परमिट की गई है और मैक्सिमम पीरियड 10 साल का रहेगा, तो वो जो चीजें हैं वो अलाउ कर दी गई। तो मतलब लीज जो है उसको रजिस्टर किया जा सकता है, और अगर मॉर्गेज या फॉर कंस्ट्रक्शन लोन एटसेट्रा तो उसको रजिस्टर जो है वो किया जा सकता है। अब प्रोविजंस जो है वो जो मैकेनिकल प्रोविजंस है कि कैसे जो है मशीनरी काम करेगी, डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, तो रजिस्ट्रार या रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं वो रेफरेंस देंगे कलेक्टर साहब के पास कि सर ये व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। कलेक्टर साहब जो है वो इंक्वायरी अपनी कंडक्ट करके डिसीजन देंगे कि क्या इस व्यक्ति को अलाउ करें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या ना करें, और जो भी डिसीजन जो है वो पास हुआ तो उसके अगेंस्ट अपील जो है वो डिविजनल कमिश्नर के पास जो है वो जा सकती है। अगर रिवीजन फाइल करना है तो रिवीजन जाएगा फाइनेंशियल कमिश्नर के पास, और अगर इस चीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, ट्रांसफर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो माना जाएगा दैट ट्रांसफर वाज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और जो भी स्ट्रक्चर था या लैंड था वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास वेस्ट करेगा। तो ये पॉइंटर आपने ध्यान में रखना है कि रेफरेंस जो है वो कलेक्टर के साथ को जाएगी, कलेक्टर इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि क्या इस व्यक्ति को हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अलाउ करें या ना करें। अपील जो है वो डिविजनल कमिश्नर के पास 30 डेज के पास जाएगी, और रिवीजन जो है जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जाती है। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 118 की एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लैंड के अंदर कौन सी लैंड इंक्लूड होगी। तो यहां पे लैंड इंक्लूड्स गैर मुमकिन लैंड। गैर मुमकिन लैंड क्या होती है? जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, जो जिसका कोई यूज आप ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे कोई रास्ता है, खड्ड है, या इस तरह की कोई भी अगर जमीन है तो उसको गैर मुमकिन लैंड कहते हैं। बिल्डिंग साइट्स यहां पे कवर होती है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड कवर होता है, लेकिन एक्सक्लूजन किस चीज का है? बिल्टअप एरिया इन द म्युनिसिपल एरिया, वो यहां पे लैंड के अंदर काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती है, अलॉट कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, या किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए यूज कर सकती है। तो जो भी प्रॉपर्टी अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर हुई थी लेकिन उसने यूज नहीं किया, प्रॉपर्टी जो थी वो स्टेट के पास वेस्ट कर गई, तो स्टेट जो है उसका खुद यूज कर सकती है, किसी और को अलॉट कर सकती है, या कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट जो है इसको यूज कर सकती है। तो ये सारी चीजें सेक्शन नंबर 118 के अंदर आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज फार एज हिमाचल प्रदेश हायर जुडिशियरी एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, और कॉमन व्यक्ति की नॉलेज के लिए भी सेक्शन नंबर 118 के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो इसी के साथ साथ अब जो है नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।